वाहिद भाई जी समा कराची के लिए माफी। एक अपडेट भेजा है जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने, वो बता के फिर आप बात को अपने जारी रखिए। सऊदी अरब ने जो यमन के सना एयरपोर्ट पर हमला किया था, उसमें स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल यूज की गई थी, जो कि यूरो फाइटर जेट टाइफून के जरिए दागी गई थी। अब इसका खमियाजा सऊदी अरब को भुगतना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है कि 5 लाख से ज्यादा बच्चे भूख से मर गए, बहुत सारे लोगों को मारा गया। कहाँ पे? यमन के अंदर। सूडान के अंदर आपको रिपोर्ट्स मिल रही होंगी कि वहां पे किस तरह से लड़ाई हो रही है। 2.5 से 3 लाख से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। ये कौन लोग मार रहे हैं इनको? क्या उनको जो है यूएई ने मिलिट्री सपोर्ट नहीं दी थी वहां की पैरा मिलिट्री फोर्स को? मालूमात फराहम करेगी। और मैं बता दूं, हमारे डॉक्टर मुमताज़ आलम रज़वी साहब सफ़र पे हैं, और चूँकि काफ़ी अहम भूमिका वो निभा रहे हैं इस सिलसिले में भी, जो ये चैनल है, अदरवाइज़ भी, तो उनको अक्सर सफ़र करना पड़ता है, और उसकी वजह से ये एक मौका ये समझिए कि इस खादिम को मिला है कि इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहा है, और हम उनको अब देख भी पा रहे हैं। बासूरत मैं अब एक बात कहना चाहूँगा। अभी बात आई थी कुवैत जो है, कुवैत ने अभी इल्ज़ाम लगाया है, ये अभी हमारे पास बुंदेला साहब का एक अपडेट आया था। कुवैत ने इल्ज़ाम लगाया है इराक़ी रेजिस्टेंस के ऊपर कि उसने उसको काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। इराक़ में एक रेजिस्टेंस ऐसा है, मैं शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बड़ा एक शिया नामी रेजिस्टेंस है जो ईरान के साथ काम कर रहा है, और उसने जो जिस रास्ते पे ईरान चलता है उसी रास्ते पे वो इराक़ी रेजिस्टेंस चलता है और सही करता है वो। तो कुवैत, जो कि अभी बात चल रही थी, हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि जिस तरीके से मुनाफ़िक़त करी है इन लोगों ने, और जैसे गालिबन शुरुआत में राशिद साहब ने बताया कि जब हमला पहले मतलब जो वॉर हुई थी इसमें क्या नाम, इराक़ की वार हुई थी इससे, ईरान से, तो उस वक्त भी जो अरब ममालिक थे वो मुनाफिक बने हुए खामोश बैठे रहे। चलो, तुम ईरान की मुखालिफत कर देते उस वक्त, आप इराक़ की जो है उसको फेवर करते हैं, लेकिन ये दीज कंट्रीज आर स्पाइनलेस क्रीचर्स, क्या कहूँ, स्पाइनलेस कंट्रीज। इनमें बिल्कुल कोई दमखम नहीं है, सिवाय इसके अपने ऐशो इशरत का सामान ये करते रहते हैं, और कोई काम नहीं करते, कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं बनाते, यूनिवर्सिटीज़ कोई ख़ास इनकी नहीं है, और अब इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। ईरान ने तो 45-50 साल भुगत के देख लिया, हर चीज़ वो अपने आप कर रहा है। वो कहता है ठीक है, जितनी सैंक्शंस लगा रहे हो लगाते रहो। तो ईरान ने तो अपने को काफ़ी ये मुस्तहकम कर लिया है। ये जो ममालिक हैं, अभी बात हुई थी कि भाई वो अमेरिका ने कहा था इनको कुछ एयरफोर्स देगा इनको, लेकिन वो फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, सऊदी अरब ने फिर पाकिस्तान की मदद ली। तो ये लोग नाकारा हो चुके हैं। अमेरिका ने इनको बेवकूफ़ बना के, इनका उल्लू साध के, इनका तेल जो है वो अपने जहाज़, कारें और अपनी इंडस्ट्रीज उससे चला रहा है, इनको दबाया भी है, इनको पनपने भी नहीं दे रहा है। और वही देखिए, ऐसा है ना, जैसे पिछले 45-50 साल में मुस्लिम इलाकों में हिंदुस्तान में क्या होता था, ना तो वहाँ प्ले ग्राउंड बनाए जाते थे, ना अच्छे स्कूल जो ग्लोबल लेवल के वो बनाए जाते थे। हाँ, मुस्लिम इलाकों में थाने ज़रूर बना दिए जाते थे। तो यही काम अमेरिका ने यहाँ पर मिडल ईस्ट में किया है। अपने सैकड़ों इन्होंने अपनी बेसिस बना ली हैं। अब देखिए, हमारे एक सामईन है, उनका फ़ोन आया था मेरे पास, तो कहने लगे कि भाई हमें तो नहीं पता था कि इतना ज़बरदस्त कब्जा अमेरिका ने पूरी मिडिल ईस्ट को, वो मिडिल ईस्ट नहीं है, वो सऊदी अरब नहीं है, वो यूएई नहीं है, वो कुवैत नहीं है, वो मतलब आप कह लीजिए कि छोटा सा अमेरिका है, सब सारी चीज़ें। अब मैं दरख्वास्त करूँगा अब्दुल वाहिद साहब से कि बात को आगे बढ़ाइए। जी, देखिए बहुत सारी बातें आई, राशिद भाई ने बोला और बहुत सारी ब्रीफिंग दी आपने। देखिए इस वक्त सूरत हाल क्या है,
जैसा राशिद भाई ने बताया कि भाई अफगानिस्तान वगैरह, फ़लस्तीन वगैरह के अंदर जो कुछ हुआ, लीबिया में जो हुआ, इराक के अंदर जो कुछ हुआ, आप देखिए कि इस वक़्त सूडान के अंदर, सोमालिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये सब क्या है ये? कौन लोग मुलविस हैं इसके अंदर? और आप बताइए कि 10 साल तक यमन के अंदर सऊदी अरब और यूएई और मिस्र और बहुत सारे मुल्कों की जो फ़ौज हैं, अभी भी अभी 4-5 साल पहले ही लड़ाई बंद की है इन्होंने। तो आप बताइए, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है कि 5 लाख से ज़्यादा बच्चे भूख से मर गए, बहुत सारे लोगों को मारा गया। कहाँ पे? यमन के अंदर। सूडान के अंदर आपको रिपोर्ट्स मिल रही होंगी कि वहाँ पे किस तरह से लड़ाई हो रही है। 2.5 से 3 लाख से ज़्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। ये कौन लोग मार रहे हैं इनको? क्या उनको जो है यूएई ने मिलिट्री सपोर्ट नहीं दी थी वहाँ की पैरामिलिट्री फ़ोर्स को? क्या वहाँ पे एक चुनी हुई सरकार थी कर्नल मोहम्मद उमर हसन अल बशीर की, क्या उसको गिरा नहीं दिया गया? तो आप बताइए कि क्या वहाँ की मिलिट्री वगैरह उनके साथ जो है, तो कुल मिलाकर ये है कि पूरी सूरत-ए-हाल क्या है? सोमालिया के अंदर आप बताइए कि एक तरफ तुर्की ने अपनी पपेट गवर्नमेंट बिठा रखी है और अल-शबाब मिलिटेंट के नाम पे जो भी दूसरा ग्रुप है उसको उस पर जो है बमबारी जारी है। तो भई ये सूरत-ए-हाल क्या है? ये ममालिक किस रुख पे जा रहे हैं? तो जो मैं कई बार कहता हूँ कि इनका विज़न क्लियर नहीं है। वाहिद भाई जी, समा कराची के लिए माफी। एक अपडेट भेजा है जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने, वो बता के फिर आप बात को अपने जारी रखिए। सऊदी अरब ने जो यमन के सना एयरपोर्ट पर हमला किया था उसमें स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल यूज की गई थी, जो कि यूरो फाइटर जेट टाइफून के जरिए दागी गई थी। अब इसका खमियाजा सऊदी अरब को भुगतना पड़ेगा। देखिए, सऊदी अरब की हम उसकी इज्जत और एहतराम सिर्फ इसलिए नहीं करते कि भाई एक जैसे एक दीन भाई है, मुसलमान मुल्क है, ठीक है, मान लिया, ठीक है, उम्मत का मामला है, इसलिए भी करते हैं कि वहाँ मक्का मदीना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना हक अदा ना करे। मुसलमान होने का हक आज ये जितने भी बड़े बड़े मोटे मोटे मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, कुवैत हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, ये लोग अपना हक अदा नहीं कर रहे हैं सिवाय ईरान के। इवन तुर्की भी बहुत बड़ा नाम है, उससे कोई उम्मीद नहीं है। और पाकिस्तान को आपको पता है, वो तो बिल्कुल एक लिबड़ा किस्म का मुल्क है। बासूरत ये इशू नहीं है इस वक्त डिस्कशन का। मैं चाहूँगा कि आप हमें ये भी बताइए कि यमन और सऊदी अरब में ये जो रटाखा चल रहा है, कई कई साल से चल रहा है, क्या ज़रूरत थी इस माहौल में सऊदी अरब को मतलब ये दागने की, ये बम दागने की सना के एयरपोर्ट पे? आखिर ऐसा क्यों किया? और यमन अब क्या कर सकता है, उस पर भी आप थोड़े रोशनी डालिए। देखिए ऐसा है कि यमन में जो है राष्ट्रपति, मेरी आवाज़ आ रही है मुझ तक? जी, इस वक़्त ठीक है। यमन के अंदर एक राष्ट्रपति थे अली अब्दुल्ला सालेह, तकरीबन 15-20 साल पुरानी बात है। तो वो जो है उनको बहुत सारे पैसे दिए। असल में क्या है कि सिर्फ़ अमेरिका ही अपने पपेट्स नहीं बिठाता है। बहुत सारे लोग, आपको अगर आप 15-20 साल पहले जाइए तो भारत में मबऊस एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। सऊदी अरब के लोग होते हैं, सल्फ़ी होते हैं ज़्यादातर, जो असलाफ़ की तरफ लाने के नाम पर कायम किया गया है। लेकिन इनके यहाँ जो है सऊदी अरब के गुलाम पैदा किए जाते हैं ज़हनी तौर से, कि सऊदी अरब कुछ भी करे, आपको उसकी जो है गुलामी करनी है। तो कुल मिलाकर यह है कि आप बताइए कि सऊदी अरब ने अभी एक नियोम सिटी की बात थी कि हम 2030 तक एक ऐसा शहर बनाएँगे। कुछ गाँव वालों ने वहाँ पर एहतजाज किया कि हम अपने गाँव को आपके उस शहर का हिस्सा नहीं होने देंगे। भारत में भी आप देखते होंगे, बहुत सारे हैं, गवर्नमेंट एक्वायर करती है कि भई हमें एयरपोर्ट बनाना है, ये है, तो प्रॉपर मुआवज़ा देती है, लेकिन कुछ किसान मुआवज़ा देने के बाद भी ज़मीन नहीं देते। तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, अदालत में जाएँ, ये जाएँ, वो जाएँ। लेकिन बहरहाल, तो ये तो भारत एक जमहूरी मुल्क है, बहुत सारी क़दरें यहाँ पे हैं। सऊदी अरब के अंदर क्या हुआ, आप जाइए बीबीसी की रिपोर्ट देख लीजिए। 300 लोगों को मोहम्मद बिन सलमान के आदेश पर सीधे गोली मार दी गई। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो अपने शहर को वसी बनाने के लिए कि दुनिया आए, सयाहत का मरकज़ बने, हम एक फ्यूचर सिटी बनाएँ,
दुबई को पीछे छोड़ दें, भैया तुम किस उसमें जा रहे हो? तो आप बताइए कि ये है इनका। तो जो बात मैंने कही, तो अली अब्दुल्ला सालेह जो है, जिस तरह से मैंने बताया कि ये पपेट बिठाते हैं, अली अब्दुल्ला सालेह को मिलियंस ऑफ डॉलर्स सऊदी गवर्नमेंट ने उस वक्त के दिए। उस वक्त सऊदी अरब के बादशाह थे अब्दुल्ला। तो शाह अब्दुल्ला के जमाने में कई सारे काम हुए। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई मिस्र के अंदर, उसको कुचल दिया गया। 3 या 4 बिलियन डॉलर सऊदी अरब ने दिए थे मिस्र को कि आप अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग कीजिए, आपकी मईशत डगमगाने ना पाए, बस इस जमहूरी उसको जो है कुचल दीजिए। और वहां पे कुचल दिया गया। तो अब्दुल्ला के ही उसमें जो है, आपको याद होगा, तो अली अब्दुल्ला सालेह जो है, ये दो नाम कंफ्यूज ना हो लोग। अब्दुल्ला, शाह अब्दुल्ला मतलब सऊदी अरब का बादशाह सलमान से पहले जो था। अली अब्दुल्ला सालेह यमन के राष्ट्रपति। उनको जो है बहुत सारे पैसे दिए सऊदी अरब ने कि आप हमारे इन्फ्लुएंस को बढ़ाइए। देखिए एक्चुअली यमन का हुआ क्या था। यमन का जो सदर्न पार्ट है, जो सऊदी अरब से मिलता जुलता है, एक है भारत के अंदर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ORF। ये किसकी है? मुकेश अंबानी की है। लोग गूगल पे जाके देख लेंगे, मुकेश अंबानी एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। जो लोग नाजरीन नहीं जानते तो वो लोग जाकर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ORF जो है भारत सरकार की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, ये दोनों मिल करके एक बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं हर साल, सेमिनार। उसको बोलते हैं रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग जो राष्ट्रपति भवन को रोड जाता है दिल्ली के अंदर, उसको रायसीना रोड कहते हैं। तो जो है सबसे पहला डायलॉग वहां पे हुआ था, इसलिए उसका नाम है। वहां एक रिसर्च पेपर है, अभी भी होगा, मैंने पढ़ा था तकरीबन 2015 में या 16 में। तो उसमें ये बात थी। भाई साहब, मैं थोड़ा सा आपको इसलिए रोक रहा हूँ कि अभी सलीम साहब ने एक अपडेट दिया है, सलीम खान साहब ने, कि सऊदी की एयरबेस पे मिसाइल से हमला किया है यमन ने। अब इसकी तस्दीक तो हम पता नहीं अभी कर लेंगे इसकी, लेकिन ये एक अपडेट है। सही है या सही नहीं है तो वक्त बताएगा। जी आप बात करिए अपनी। जी उसके अंदर क्या हुआ कि अली अब्दुल्ला सालेह के दौरे हुकूमत में, जब वो राष्ट्रपति थे यमन के, फ्रांस की एक कंपनी आती है। उसके साथ मुआहदा होता है कि आप ऑयल एक्सप्लोर करेंगे, यानी तेल की दरियाफ्त करेंगे कि यमन में क्या तेल है। अब अगर यमन में तेल निकल गया, और आपको मालूम है कि गल्फ ऑफ अदन है, बाबुल मंदब जिसकी बात चल रही है, तो क्या यमन मोहताज रहेगा किसी से समंदरी रास्ते के जरिए अपना तेल बेचने के लिए? बिल्कुल नहीं। उसका समंदर पूरे अफ्रीका और इसको, तो अगर उसके यहां तेल हो गया तो क्या दुनिया सऊदी अरब पर निर्भर रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों? एक और मुल्क पैदा हो जाएगा जिसके पास तेल होगा, और उसका क्या नाम होगा? यमन। ये किसको दिया गया? फ्रांस की कंपनी ने एक्सप्लोर किया और उसने बताया कि यहां पे तेल है। अब क्या हुआ कि उसी दौरान सऊदी अरब का बयान आता है। ये अब्दुल्ला से पहले की बात है। सऊदी अरब ने बोला कि हम फ्रांस से अपने ताल्लुकात खत्म कर लेंगे अगर फ्रांस की हुकूमत ने या वहां की किसी कंपनी ने तेल की दरियाफ्त का काम, यानी ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम यमन के अंदर शुरू किया। लड़ाई यहां से शुरू होती है। उसकी असल तारीख ये है जो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। अली अब्दुल्ला सालेह पर सऊदी अरब ने इल्जाम लगाया कि यू आर ए ट्रेटर, आपने हमें धोखा दिया, हमने आपको पैसे दिए, आपकी खूब मदद की, माली मदद, और आप राष्ट्रपति बनते चले आ रहे हैं कई साल से। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि फ्रांस की कंपनी को बुलाकर आप जो है यहाँ पे तेल की खोज करवाएंगे? अब वहां शुरू करवाई गई खाना जंगी। अब उस खाना जंगी के अंदर क्या है, सब लोग जानते हैं कि भाई एक कबीला है जो ईरान से वो है, एक दूसरे लोग हैं वो लोग उससे हैं। तो ये कुल मिला करके फिर कहीं ईरान का इन्फ्लुएंस न बढ़ जाए यमन के अंदर। अली अब्दुल्ला सालेह जब जो है कमजोर हुए, तो वहां पे जब ये डेमोक्रेसी की दोबारा एक तरह से प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हुआ, तो वहां एक लेडी थी तवक्कुल कामरान, जिसको नोबेल प्राइज दिया गया था। तवक्कुल कामरान के जरिए से बहुत सारे लोग खड़े किए जाते हैं। जैसे भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अन्ना हजारे को खड़ा किया गया,
तो बहुत सारे लोग तो जैसे प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि भाई 2G है, घोटाला है। बाद में भारत की अदालतों ने बोला कि 2G घोटाला ही नहीं हुआ कोई। ये तो एक जो है एस्टिमेट था, एक अंदाजा था उस वक्त के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG का, विनोद राय का, कि भाई इतना घोटाला हुआ होगा। लेकिन उसको प्रचारित क्या किया गया कि नहीं, घोटाला हो गया। वो एक एस्टिमेट था, एक फोर वो जो है एक। तो उसी तरह से फ्रांस के उसमें तो वो जो है एक एग्जेजरेशन था कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान अब्दुल वाहिद अपना भाई, बहुत अहम अपडेट आया है, एक बड़ा अलार्मिंग अपडेट आया है। मैं थोड़ा सा मैं उसके आपको जारी रखूंगा। ये कहता है अपडेट जयदीप सिंह बुंदेला साहब का है। अब तो जद्दा पर भी हमला हो गया है। 3 हाइपरसोनिक मिसाइल जद्दा की ओर जाती देखी गई हैं, जिसका वीडियो आया है। तो मेरे ख्याल से ये बात तस्दीक शुदा है। जी, आप अपनी बात को कहिए। तो कुल मिलाकर बात वही है कि जो है जैसा बोता है वैसे ही फसल आती है। यानी पोया बेड़ बबूल का आम कहां से पाए या आम कहां से खाए। तो कुल मिलाकर यह है कि सऊदी अरब ने जो इतने रायते फैलाए, या UAE ने फैलाए, या फिर तुर्किया ने फैलाए, या जो इन्होंने, यानी अमेरिका की प्रॉक्सी बन करके अपने बहुत सारे ग्रुप जो बनाए इन्होंने, कि हम किस तरह से। अब आप देखिए कि अब्राहम एकॉर्ड क्या था। अब्राहम एकॉर्ड यही था कि भाई इसराइल और अमेरिका हिफाजत करेंगे इनकी, और अमेरिका ने जो इस्लामी आतंकवाद की टर्मिनोलॉजी इजाद की है उसको कुचलने के नाम पर जमहूरियत की आवाज पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में जहां कहीं उठ रही है उसको कुचल दिया जाएगा कि ये इस्लामी शिद्दत पसंद गवर्नमेंट में आ जाएंगे और ये कब्जा कर लेंगे। इसके नाम पर कुचलने का तो ये पूरा एक कुचक्र था। सऊदी अरब आज भी मुस्लिम दुनिया में डेमोक्रेसी न पनपे, इसके लिए वो बहुत सारे काम करता है, उसके लिए अलग से फंड है, उसके लिए बहुत सारे लोग हैं। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर इमरान खान कहाँ है, और भी बहुत सारे मुल्क हैं। मलेशिया के अंदर आप देखिए कितनी डेमोक्रेसी है, इंडोनेशिया के अंदर आप देखिए कैसा पपेट बैठा है। सूडान, सोमालिया का मैंने जिक्र किया आपको। अफगानिस्तान के अंदर कौन सी गवर्नमेंट बैठनी है, कहां बैठनी है। क्या बहरीन के अंदर फौजकशी नहीं की थी सऊदी अरब वगैरह ने? क्या अभी कुछ साल पहले कतर को आतंकवादी देश करार देकर सऊदी अरब, मिस्र, UAE और दीगर मुल्कों ने क्या पाबंदियां नहीं लगाई थी? तो ये इनका एक पैरेलल वो है कि भाई हम किस तरह से। तो ये हुआ कि बहुत सारी चीजें अलग होती हैं। कई बार अलग क्या हुआ कि जनता जागरूक होनी शुरू हुई, ईरान जैसे देश इमर्ज हुए, लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया तो इनके प्रोपेगेंडे में नहीं फंसे। लोगों ने अमेरिका से सवाल करना शुरू कर दिया कि भाई ये कैसा इस्लामी आतंकवाद है जिसमें सिर्फ मुसलमान ही मारा जा रहा है, यानी मुसलमान आतंकवादी भी है और मारा भी वही जा रहा है। तो ये इतना बड़ा झूठ किस लिए बोला जा रहा है? तो असल आतंकवादी तो आप हैं जो पूरी दुनिया के वसाइल को लूटना चाहते हो, और जब आपके खिलाफ कोई कौम खड़ी होती है तो आप बोलते हैं आतंकवादी हो। भाई बिल्कुल वही है जैसे ब्रिटेन के खिलाफ भारत के अंदर आजादी की जंग चल रही थी, तो चाहे अशफाकुल्ला खां हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे और लोग हों, ये सारे लोग क्या कहे जाते थे? अंग्रेज इनको आतंकवादी बोलते थे। तो कुल मिलाकर वही है कि ये बहुत सारी चीजें हैं इनकी। तो ये नई नई टर्म इजाद करते हैं, तो दुनिया ने जब ये पढ़ना शुरू किया तो इनकी पोल खुलनी शुरू हुई। तो जब ये पोल खुलनी शुरू हुई तो फिर लगा इनको कि भाई और क्या किया जाए। तो बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि ईरान के अंदर तख्ता पलट नहीं हुआ या कामयाब नहीं हुआ अमेरिका। मैं आपको बता रहा हूं अमेरिका अभी भी इसी कोशिश में है कि मुस्तफा खामनेई सामने आए या कोई और लीडर सामने आए, उनको ये एलिमिनेट करें, उनका कत्ल करें, वहां पे ईरान के अंदर खलफशार पैदा किया जाए। वहां के जो सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, और जो वहां की क्लेरजी है जिसको हम बोलते हैं मजलिस खबरगान, जिसके चीफ कौन है? मुस्तफा खामनेई। इनके दरमियान कशीदगी पैदा की जाए, इख्तलाफात पैदा किए जाएं, एक पूरी खाना जंगी की कैफियत ईरान के अंदर छेड़ी जाए। ये पूरी की पूरी कोशिश है इनकी। और यमन के अंदर जो कुछ सूरत हाल आप बता रहे हैं, मुझे बिल्कुल यकीन होता जा रहा है कि अमेरिका कहीं कामयाब न हो जाए इन सारे मुस्लिम देशों को आपस में लड़ाने में। तो ये आपस में लड़ेंगे
और वही होता है कि जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो तीसरा फायदा उठाता है। इसराइल बढ़ता रहेगा आगे, फलस्तीन ले लेगा, लेबनान के बहुत सारे हिस्से ले लेगा, सीरिया वगैरह में चला जाएगा, और ये सऊदी अरब लड़ता रहेगा यमन से, यमन सऊदी अरब से, ईरान बहरीन से, कुवैत से, इन सब से ये आपस में लड़ते रहेंगे। अमेरिका और इसराइल का पर्पस सर्व होता रहेगा। तो अब ये है कि अब ये दिमाग है कि भाई अब ये रूलर्स भी समझ लें कि अब तुम्हारी सत्ता भी चली जाएगी तो फिर लड़ोगे किस लिए, क्या होगा। तो सूरत हाल ये है, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को आपस में लड़ाने, खलफशार पैदा करने, खाना जंगी पैदा करने, इसकी पूरी की पूरी साजिश हुई है। मैंने आपको बताया था कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन है आर्मी, BLA, इसका भी हेड ऑफिस बराक ओबामा ने $10 मिलियन से अल्बानिया में खोला था। गूगल पे है ये सब इंफॉर्मेशन। मैं कोई बहुत बड़ा वो सब नहीं हूं अंतर्यामी के, मेरे पास कोई स्पेशल नॉलेज है, ये सब गूगल पे है। तो ये सब जो है मेरी कोई अपनी मालूमात नहीं है, बस ये है कि मैंने थोड़ा रिसर्च कर लिया। रिसर्च का मतलब क्या होता है, इन्वेंशन नहीं होता है। जो चीज पहले से मौजूद है उसके ऊपर दोबारा उसको ढूंढ के लाना। तो ये कोई भी आदमी चाहे देख ले गूगल पे। अब उसका जो है ऑफिस UAE शिफ्ट कर दिया है। तो UAE और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो खराब हैं उसका बेसिक रीजन एक ये भी है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो पाकिस्तान की अलहदगी पसंद तंजीम है, ये UAE से ऑपरेट होती है। ऑफिस खुलवाया किसने, अमेरिका ने। तो एक तरफ अमेरिका आप देखिए कि पाकिस्तान का साथ भी है, पाकिस्तान वाले नोबेल प्राइज के लिए लेटर दिए जा रहे हैं दे दनादन, और दूसरी तरफ उनकी अलहदगी पसंद तंजीम को अमेरिका उसकी परवरिश कर रहा है। तो ये इनकी चालें हैं, बहुत चालबाजियां हैं, और अपने पपेट बिठा रखे हैं उन्होंने पाकिस्तान में। क्या वहां डेमोक्रेसी है? वहां का प्रधानमंत्री कैसा नजर आता है आपको? आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन की एक मीटिंग थी, ओबामा ने बोला यस देयर इज अ पर्सन, या प्लीज स्टैंड अप, और प्रधानमंत्री जो है शहबाज शरीफ खड़ा हो गया, जी सर। बताइए, ये तो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का। तो कुल मिलाकर सूरत हाल ये है, बहुत गहराई से चीजों को देखने की जरूरत है। जितने संजीदा लोग ईरान के हैं वो लोग हैं, उनको भी सोचना है, और जो लोग देख रहे हैं उनको कि आपस में नहीं लड़ना है, इत्तेहाद का मुजाहरा करना है, मैच्योरिटी दिखानी है, और ज़हनी बालिग नजरी का भी मुजाहरा करना है।